मैं के गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। अपने YouTube चैनल अभी वर्ल्ड 369 से हमारा वीडियो केंद्रित होती है विद्यार्थी जीवन और उनको हितों पे, उनके हितों से जुड़ा हुआ। इस हेतु आज हम पहुंच गए हैं रहमान सर के पास। रुकिए, रहमान सर नहीं, गुरु रहमान। लोग गुरु रहमान से जाने जाते हैं। यह सर, यह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो हम सर हमारी चर्चा में जुड़ रहे हैं सर, विद्यार्थी को कुछ हित हो जाए सर, विद्यार्थी को कुछ फायदा पहुंच जाए। तो इस हेतु तो आप सर वर्दी के नाम से भी जाने जाते हैं पूरे बिहार में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो सर, दोनों में आप वर्दी के नाम से जाने जाते हैं सिविल सर्विसेज में सर। तो क्योंकि आप गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं सर, तो एक महान दार्शनिक हैं कबीरदास जी, उनका एक दोहा है सर, मैं उसी से शुरुआत करने जा रहा हूँ। गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पैर, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक सर्वोत्तम स्थान दिया गया है सर, उस पर कुछ बताएं सर। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से है कि गुरु और शिष्य की परंपरा जो है जी सर, ये आपको कबीरदास से पहले शुरू होती है और ये ऋग्वेद के मांडुक सूक्त में है। जी सर, ऋग्वेद के मांडुक सूक्त में गुरुकुल चरण चरक के बारे में बताते हुए गुरु की महिमा को बताया गया है। जी जी, आप ही सोचिए कि गुरु का शाब्दिक अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। जी सर, और अगर हम लोग किसी को जानते हैं कि ये हमारे पुरुषोत्तम श्री राम है, हमारे महादेव है, हमारे सरस्वती माँ है, हमारे फलाना है, जी तो गुरु जी, निश्चित रूप से हर चीज को बताने का अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस सब को बताने का काम गुरु करता है। तो अगर कबीरदास ने इस तरह की बात कही है तो निश्चित रूप से किसी भी दृष्टिकोण से इसको गलत नहीं माना सकता है, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके रखा लागू पाओ, बलिहारी हो गुरु आपने, गोविंद के बारे में बताया आपने, तो निश्चित रूप से गोविंद के बारे में बताने की बात हो या हर अच्छी बुरी बातों को बताने की बात हो, चाहे जो भी धर्म की बात हो सर, जो भी गॉड हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, कोई भी सब गुरु ही बताता है, गुरु ही बताते हैं, गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है सर। तो देख रहे हैं सर कि गुरु का उपाधि आप अपना जो जीवन कैरियर शुरू किए हैं सर, तो सबसे पहले हम ये बता दें सर का जो जीवनी है काफ़ी लंबा है, एक छोटी सी वीडियो में हम नहीं इनका चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसी पे कुछ कुछ पहलू पे जानेंगे। तो ये गुरु का जो आपका उपाधि है सर, सुनने हैं कि कलाम सर जो द्वारा दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत रत्न से नवाजित। हाँ, 2007 में ये आपको माननीय नीतीश जी की सरकार थी जी जी, किस मेमोरियल हॉल में बाहरी लोगों को बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसी में इकोनॉमी पर मैंने एक लेख पढ़ा था, ट्रेड एंड ट्रेड रूट इन इंडिया, एंशिएंट इंडिया से वर्तमान तक जोड़कर। जी जी, तो उसी समय APJ अब्दुल कलाम ने हमें मोमेंटम और गुरु की उपाधि से विभूषित किया था, जो कि मेरे लिए बहुत 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 उपलब्धिपूर्ण दिन था वो, जो 2007 का। मतलब जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन में आप मानते हैं सर? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। अगर मैं तो एक डॉक्टरेट था, डॉक्टरेट कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर APJ अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति अगर गुरु की उपाधि दे रहा हो तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है मेरे पूरे परिवार के लिए, और बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होगी आने वाले इतिहास के लिए। क्योंकि सर सिर्फ अगर गुरु का उपाधि दिए तो आपको बच्चा, बिहार के जो बच्चे हैं वो भी गुरु के नाम से ही जानते हैं सर, वो उपाधि को सम्मानित किए सर आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरु रहमान उन्होंने कहा तो अब गुरु रहमान, मैंने डॉक्टर हटा के गुरु रहमान ही लगाना शुरू किया। तो अच्छा, डॉक्टर हटा के गुरु रहमान ही लगाना शुरू कर दिया सर? क्योंकि ये गुरु मुझे डॉक्टर से अधिक महत्वपूर्ण लगा। गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण लगा सर बनिस्बत मेरे डॉक्टरेट से। जी सर। तो हम इतना महान शख्सियत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं सर, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो है एक लोअर मिडिल क्लास में कहा जाता है सर कि 15 अक्टूबर 1931 को साउथ में हुआ, और वो एक नाविक परिवार के थे, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, इसलिए वो बचपन से ही संघर्षमय जीवन उनका रहा सर, और उन्होंने पेपर बेचना शुरू कर दिया था बचपन से ही अपने जीवन को संघर्षमय बनाने के लिए। तो जीवन का इस परिकरण से आप कैसे देखते हैं सर कलाम साहब का? देखिए, APJ अब्दुल कलाम मेरे प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं, इसलिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं कि APJ अब्दुल कलाम पेपर बेच के बहुत बड़े साइंटिस्ट बने थे और राष्ट्रपति बने। तो मेरे भी जीवन में बड़ी उछाल कूद रहा है, उथल पुथल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति मैंने भी पेपर बांटने का काम किया है। आप भी पेपर बांटने का काम किया है? पेपर बांट काम किया है, पोस्टर साटने का काम किया है। लोग कहता था, कुछ लोग जो चिढ़ाते थे, तो मैं कहता था जब APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति कर सकते हैं तो मैं किस गली का व्यक्ति हूँ। तो मुझे गर्व हुई, और कहीं ना कहीं से APJ अब्दुल कलाम हमको प्रेरणा देने महत्वपूर्ण है।
जब उनका क्योंकि काफ़ी मेधावी छात्र थे सर, उन्होंने अपना कैरियर आगे बढ़ा सर, तो वो बीटेक किए एरोनॉटिक्स से, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग से MIT से किए। और कहा जाता है सर कि वह समुद्र के किनारे रहते थे, पक्षियों को देखकर उन्हें प्रेरणा हुआ कि हम आसमान को छुएंगे। इस परिक्रम को कैसे देखते हैं सर? देखिए, हर चीज आदमी अगर चाह जाए तो दुनिया का कोई भी, जब से अब्राहम लिंकन तो लकड़ी काटते थे, लकड़हारा थे जी जी, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, और एपीजे अब्दुल कलाम ने पक्षियों को फड़फड़ाते हुए देखा, तो एपीजे अब्दुल कलाम के ही इसी उक्ति के आधार पर मैं कहता हूँ कि उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। जी जी। और आपका टैगलाइन लिखा हुआ मिलता है सर, बैनर पोस्टर तो पे कहीं पे आपका लिखा हुआ एपीजे मिलता अब्दुल है। कलाम के ही उस उक्ति से मैं प्रभावित होकर मैंने लिखा है कि उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। आदमी चाहे तो आसमान छू सकता है, आसमान को टच कर सकता है, आसमान को टच कर सकता है सर। तो उन्होंने बीटेक जब किया सर, तो उसके बाद जब उनका एक झटका लगा सर, क्योंकि एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग किए और वो इस विभाग में नहीं जा पाए। एक इंटरव्यू से वापस लौटते हुए कहा जाता है कि बहुत उनका ये रहा, और वो कहा जाता है कि ऋषिकेश की ओर चले गए थे और संन्यास के लिए वो चले गए थे। उस परिक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, वो एयरफोर्स के परीक्षा में असफल हो गए थे, इसलिए टूट गए थे। वो निश्चित रूप से कोई भी गरीब आदमी टूट जाएगा छोटी परीक्षा में, क्योंकि काफी मेहनत करके आगे बढ़े थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जो घटना घट रही थी वो उनको तत्कालिक समय में भले तकलीफ पहुंचाती हो, लेकिन वो घटना इसलिए घटी कि आने वाले पीढ़ी को ये बताया जा सके जब एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स के एग्जाम से छट सकते हैं और इतने बड़े बन सकते हैं, तो कोई भी आदमी अगर फेल होता है तो उससे किसी चिंता करने की आवश्यकता उसको नहीं होती है। उसे सीधे चाहिए कि वह संघर्ष करता रहे, क्योंकि संघर्ष में ही ताकत है और संघर्ष के बल पर आदमी कुछ कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो जिसने संघर्ष किया है, वो असफलता उसके सामने से गुजरी है, लेकिन असफलता को अंतिम लक्ष्य न मानकर आगे बढ़ने का प्रयास करे तो निस्संदेह वो आगे। तो ऋषिकेश में कहा जाता है कि गुरु से मिले थे, वो बोले कि आप गीता का आपको यहाँ की जरूरत नहीं है, आपको भारत का निर्माण हेतु जरूरत है, आप जाइए भारत को सेवा दीजिए। और उसके बाद उन्होंने अपना करियर का शुरुआत DRDO से किया। और उसके बाद बोला जाता है सर कि 1963 में जब नासा में वो ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो क्योंकि वो तो बहुत होनहार व्यक्ति थे, काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति थे, तो उनको देखकर वहाँ को ऑफर मिला सर कि आप बहुत सारा पैसा मिलेगा, क्योंकि गरीब एक मिडिल क्लास से थे, तो उनको ये ऑफर किया गया, आपको यहाँ पे सिटीजनशिप मिला। लेकिन वो उसको ठुकराते हुए इस देश की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन को ये किया सर। इस परिक्रम को कैसे देखते हैं? देश एपीजे अब्दुल कलाम हिंदू मुसलमान से ऊपर की चीज थे जी सर, और वे राष्ट्रवादी थे, 100% राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र उनको हमेशा याद रखेगा और राष्ट्र ने उनको पलकों पर बैठाया भी। तो जहाँ पर देश और धर्म की बात है या देश या पैसा की बात है, तो उन्होंने भी देश को चुना था। मैं भी इसी विचारधारा पर चलता हूँ और मैं बच्चों को भी यही कहूँगा कि धर्म और पैसा से बहुत ऊपर की चीज़ है राष्ट्र, और राष्ट्र सेवा जो करता है उससे बड़ा कोई चीज। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि बहुत सारे हम लोग साइंटिस्ट को देखते होंगे, बड़े बड़े विद्वान होते हैं और बड़े बड़े देश में जाके सेवा दे देते हैं पैसे के लिए और राष्ट्र को साइड कर देते हैं। तो हम देखते हैं सर कि वो इसरो का शुरुआती मेंबर में से एक थे, और कहा जाता है सर कि बुनियादी सेवा भी उस समय इसरो के पास नहीं था, और उस समय वो मिसाइल के लिए आगे बढ़े। और कहा जाता है कि 1979 में वो SLV-3 का लॉन्चिंग था, लेकिन वो किसी तरह फेल हो गया था। इस परिक्रम में क्या कहते हैं सर? देखिए, सफलता तो जीवन का एक क्रमिक फल है। चाहे आपको एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे कोई भी महान विद्वान, वो अगर असफल हुए हैं तो असफल होने का तात्पर्य नहीं था वो अयोग्य थे। अभी तो असफल हो गए, उन्होंने ये दिखलाने का प्रयास किया कि असफलता के गर्भ से ही सफलता का मार्ग ढूंढा जा सकता है, और उन्होंने ऐसा किया और करके दिखाया। और आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने। मेरे तो प्रेरणा स्रोत है, बहुत लोगों का प्रेरणा स्रोत है जो बताया कि लाख असफल हुई है, लेकिन अगर लगे रहिएगा तो निश्चित रूप से एक न एक दिन सफलता प्राप्त होगा। और पृथ्वी हो, अग्नि हो, आकाश हो, नाग हो, त्रिशूल हो, ये सब का श्रृंखला है सर। ये उनका श्रृंखला अगर उन्होंने किया है तो निश्चित रूप से उस असफलता का कहीं ना कहीं योगदान जरूर था जो उनके जीवन में आई थी। क्योंकि असफल होने के बाद ही व्यक्ति सफलता के लाइन लगा सकता है। केवल सफलता मिलेगी तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। कम से कम एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं बन सकता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की वो असफलता वास्तव में उनके सफलता की एक कारण है सर, कड़ी है सर,
कड़ी थी। क्योंकि देखिए जैसे ही 1979 में वो असफल हुए तो एक साल के बाद कड़ी मेहनत के बाद SLV-3 को उन्होंने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में उसका डंका बजा सर, क्योंकि इतना कम बजट में एक मिसाइल को लॉन्च कर देना वो वही कर सकते हैं जो हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बजट पैसा नहीं, जुनून और पागलपन बहुत कुछ होता है। और APJ अब्दुल कलाम के मैं गांव भी गया हूँ, उनका जो बना है रामेश्वर में, वहाँ भी गया हूँ, तो उनके सामने हमेशा गीता और कुरान रहता था। जी जी। और गीता कुरान हर कुछ, गीता कुरान सब कुछ सिखाए तो सिखाए, एक चीज़ जरूर सिखाता है कि कर्म पर विश्वास कीजिए, कर्म ही प्रधान है सर। कर्म प्रधान है, और उन्होंने भी इसी को चुना और इसी के आधार पर चुन के वो APJ अब्दुल कलाम बन गए। उसके बाद उनको 1981 में पद्म भूषण से नवाजित किया गया सर। उसके बाद उनको DRDO का डायरेक्टर के रूप में सम्मानित किया गया, DRDO को लीड किए सर। तो DRDO को लीड किए, उस समय काफ़ी मिसाइल का ये कम टेक्नोलॉजी रहते हुए भी पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी मतलब कम टेक्नोलॉजी होते हुए भी उन्होंने काफ़ी डेवलप किया और मिसाइल मैन के नाम से प्रचलित हुए। इस परिकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए टेक्नोलॉजी कम थी लेकिन हौसला उनकी बहुत ऊपर थी, और हौसला से ही जंग जीता जाता है। लोग टूटी हुई तलवार से भी जंग जीतते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा भी है। जी जी। तो निश्चित रूप से हौसला भले टेक्नोलॉजी कम उनके पास हो, लेकिन हौसला अपार था, और उस वस्ती हौसला का परिणाम था कि वे सफल हुए। मूलभूत जो सुविधा नहीं होने के बाद भी वो सफल रहे सर। सफल रहे, उसका एकमात्र कारण हौसला था, जुनून था, पागलपन के हद तक कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, राष्ट्र के लिए जीने और मरने की सोच थी, वही उनको इस स्थान पर ले गया। माना जाता है कि उस कार्यकाल में वो 6 साल वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। हमारे भारत सरकार को बहुत सारा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सलाहकार भी दिए बने सर। इस पे क्या सर कुछ? वैज्ञानिक सलाहकार बनना उस तरह के लोगों के लिए तो निश्चित रूप से जो चीज हमारे सनातन की परंपरा में जो भी अग्नि त्रिशूल नाग जैसे चीज को उन्होंने था, एक सैद्धांतिक सूचना के रूप में विद्यमान था, उन्होंने व्यवहारिक पटल बनाया, तो निश्चित रूप वैज्ञानिक सलाहकार के भारत के विज्ञान साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में उनकी भूमिका अतुलनीय है सर, अतुलनीय है, उसको किसी भी से इग्नोर किया सकता है। अच्छा था वो वैज्ञानिक सलाहकार बने। राष्ट्रपति बनना अच्छा था कि नहीं था मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वैज्ञानिक सलाहकार बनना उनके लिए बहुत, देश के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा था, हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज थी। 1997 में सर उनको भारत रत्न से नवाजा गया और उनको डॉक्टरेट का अवार्ड मिला। लेकिन कहा जाता है कि जो एक रत्न अनमोल रत्न थे वो, और उनको कोई अवार्ड वगैरह से तुलना नहीं किया जा सकता सर, कि कोई अवार्ड देके उनका व्यक्तित्व को ये कर दिया जाए, मापा जाए। वो उस सीमा से ऊपर बढ़ चुके थे। इस पे कुछ सर? देखिए सीमा से ऊपर तो अब जैसे महात्मा गांधी को, APJ अब्दुल कलाम को, लाल बहादुर शास्त्री को या सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को अगर कोई उपाधि हम लोग देते हैं तो ये उपाधि का सम्मान बढ़ता है, ना कि उस व्यक्ति का, क्योंकि वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आप में भारत रत्न है और भारत रत्न जैसे प्रारूप में है। तो निसंदेह उपाधि दे देने से व्यक्ति महान नहीं होता है, बल्कि किस व्यक्ति को उपाधि दिया गया है उससे व्यक्ति के स्थान पर वो उपाधि महान हो जाता है। उपाधि महान हो जाता है। APJ अब्दुल कलाम के बारे में मैं ये कहूँ, उस तरह के शख्स थे कि वो उपाधि को महान बना देते हैं सर, वो मेडल को महान बना दिए वो। तो आप एक बहुत बड़ा परिकरण उनके जीवन में रहा 1998 में वो परमाणु परीक्षण किए। कहा जाता है सर कि अमेरिका उस समय US जो था वो भारत को चाहता था कि परमाणु परीक्षण ना करे, उसके लिए उन्होंने अपना सर्विलांस लगा दिया, सैटेलाइट लगा दिया, CIA के एजेंट काफ़ी सारा थे, और उस लेवल पे भी उन्होंने काफ़ी मैनेज करके वो परमाणु परीक्षण किया और पूरे विश्व को दिखाया कि हम भी एक संपन्न देश हैं, परमाणु संपन्न देश हैं। इस परिकरण को कैसा बोलिएगा सर? देखिए भारत तो अपने आप में अद्भुत है। हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही परमाणुवाद के सिद्धांत को दे चुके हैं। जी सर। APJ अब्दुल कलाम ने हमारी सनातन का अध्ययन किया, भारत का अध्ययन किया, और भारत के अध्ययन करके उन्होंने उन तमाम जो हमारे इतिहास के गर्भ में छुपा हुआ था उसको सामने लाकर उन्होंने दिखा दिया कि हमारे पास था, उसका प्रयास नहीं किया गया, जो था हमने किया है और आगे भी होता रहेगा। तो एक कड़ी की शुरुआत APJ अब्दुल कलाम ने किया है, और निश्चित रूप से भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इसको बुलाया नहीं जा सकता है सर। कहा जाता है सर 1999 में वो रिटायर सेवानिवृत्त हो गए सर, और सेवानिवृत्त होने के बाद उनको मंत्री का पोस्ट दिया गया था, लेकिन वो ठुकरा कर कहे कि नहीं, इसके लिए हम नहीं बने हैं। वो साउथ चले गए और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी
ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर नव निर्माण का काम शुरू कर दिया, बच्चों को लेक्चर देना। इस परिक्रम को बताएं सर। बिल्कुल, एपीजे अब्दुल कलाम ने जैसे व्यक्ति अगर मंत्री और नेता बनते हैं तो निश्चित रूप से गलत होता, और उन्होंने जो कार्य को चुना वो कार्य बहुत ही काबिल तारीफ था, और इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम है, और अब तक कोई दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पैदा हुआ है सर। और एक परिक्रम और भी जुड़ा सर 2002 में, जब उनको राष्ट्रपति पद मतलब सर ये इंडिया का सर्वोत्तम नागरिक का दर्जा दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि जिस समय राष्ट्रपति बने थे तो वो बहुत सिंपली स्थिति में रहते थे, सिंपल। वो जब अपना परिवार को भी वहां पे ले गए थे और जो घुमाए थे, चाय भी पिलाए थे, इवन एक चाय भी पिए थे, उसका अपना सैलरी से वो चेक काट के दिए थे सर। इस परिक्रम को कैसे देखते हैं सर? देखिए, वो ईमानदार थे, अद्भुत व्यक्ति थे, अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे, और उस जगह व्यक्तित्व का आगमन आना सामने होना कभी कभी की अकल्पनीय घटना लगती है। लेकिन वैसा अगर 2 4 10 एपीजे अब्दुल कलाम हो जाए तो भारत वैश्विक स्तर पर विश्व गुरु बनने के लिए तो हम लोग को बर्फ नहीं दिखाना पड़ेगा, अपने आप उसी दिन हो जाएगा। क्योंकि देखते होंगे हमारा समाज काफी बटा हुआ है जाति में, धर्म में, लेकिन वो एकमात्र व्यक्ति थे सर जिनको आपको जो जाति में कह लें, धर्म में कह लें, उनको बांटा नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति में वो दिल में वास करते हैं सर, और खासकर अगर विद्यार्थी हैं तो आपका प्रेरणा का स्रोत है सर। इस पे कुछ बताएंगे सर? देखिए, जो व्यक्ति भारत जैसे देश में जहाँ जाति बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST हिंदू मुस्लिम का बहुत जबरदस्त प्रचलन चल गया है, वहाँ पर वो व्यक्ति आकर जिस तरह से जो प्रारूप सामने रखा वो निश्चित रूप से एक अतुलनीय अद्भुत विचारधारा है, और उसी तरह के व्यक्तित्व का ये परिणाम है कि आज भारत लाख कुछ होने के बावजूद भी आज भारत नित्य प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर है और विश्व गुरु के करीब होने जा रहा है। जी सर, तो हम आखिरी प्रभाव में आते हैं सर वीडियो के, और कहा जाता है कि ये काफ़ी दुखद दिन था। 27 जुलाई 2015 को कहा जाता है सर कि वो IIM में आखिरी लेक्चर दे रहे थे, और उसी समय वह दुनिया छोड़कर चले गए। वो काफ़ी भावुक वाला पल था सर। और मैं ये कहता हूँ कि वो किसी को जो कोई मौत के करीब मौत से भय लगता है, आप उनसे देखिए, कर्म ही उनका पूजा था, और कर्म करते ही उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। इस परिक्रम में क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं सर? कुछ नहीं, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम गए नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम का जो शरीर था वो गया है, जो कि नश्वर था, लेकिन उनकी विचारधारा है, उनकी सोच, उनकी आत्मा आज भी भारत के कण कण में विद्यमान है, और जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो मृत्यु एक अटल सत्य है, तो वो गए, लेकिन उन्होंने जो दिया है भारत को वह एक सांस्कृतिक कहिए और एक ऐसी व्यवहारिक आधार कहिए जिसका अंत नहीं हो सकता। इसलिए मैं एपीजे अब्दुल कलाम को मरा हुआ नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम को अमरत्व इसी को कहते हैं सर। अमर मानता हूँ, और शायद अमरत्व की परिभाषा यही है कि जाने के बाद उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का भावी प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो उस दिशा में वो सफल रहे सर। तो सर हम जो विद्यार्थी बंधु हैं उनको किस तरह से फॉलो रखें सर, एज ए मेंटर्स, एज ए साइंटिस्ट, एज ए से आप उनको देखते हैं? एक विद्यार्थी अगर उनको देखना चाहते हैं तो किस तरह से, राष्ट्रपति के रूप में देखें, मेंटर्स के रूप में देखें, साइंटिस्ट के रूप में देखें, क्योंकि उनका जीवन बहुत डाइवर्सिटी भरा रहा सर? नहीं, उनको देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले देखें कि एक तो ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि शिक्षा किसी के बाप की बपौती नहीं है। गरीब से गरीब आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस रूप में देखें, उनके धैर्य को देखें, उनके त्याग को देखें, उनके समर्पण को देखें, उनके राष्ट्रभक्ति को देखें, और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। निसंदेह सफल होंगे बच्चे, सफल होंगे सर। एक आखिरी सवाल सर उनसे जुड़ा हुआ, क्योंकि वो जीवन में शादी नहीं किए सर, उससे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा बिना शादी किए हुए भी आदमी बहुत सफल होते हैं सर, और शादी करके भी सफलता के सर्वोत्तम। तो आपके नज़र में क्या है सर कि शादी करके सफलता होता है सर, या फिर बिना शादी किए भी त्याग के जरिए भी किया जा सकता है? नहीं, शादी तो करना एक अनिवार्य घटक है। एक ऐसी बुराई है जिसको सबको करना पड़ता है, इसलिए शादी करें लोग। शादी नहीं करेगा तो सृष्टि रुक जाएगा। और हमारी सनातन परंपरा में विवाह का मूल, विवाह एक धार्मिक संस्कार है, हर धर्म में सर। हाँ, आज आप जहाँ से आप हैं सर, जिसका मूल उद्देश्य संतान की प्राप्ति होते हैं, सृष्टि के निर्माण के लिए, और भारत को तेजी से बढ़ाने के लिए तो जरूरी है, शादी जरूरी चीज है। शादी न करना मेरे दृष्टिकोण से उचित नहीं है। लेकिन उसका एक प्रभाषित है सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम
तो सब एपीजे अब्दुल कलाम नहीं ना बन सकते। त्याग, क्योंकि त्याग ही एक महान बनाता है सर। त्याग का मतलब बीवी को ही त्याग दिया जाए अच्छी चीज थोड़ी है, अच्छी चीज नहीं है सर। अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी महानता पर कोई उंगली नहीं उठाता। तो गुरु जी का यही राय था सर। गुरु जी आप बहुत बहुत समय दिए, आपका इतना कीमती समय रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते रहेंगे सर से अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर मिलेंगे, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे सर से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपना शेयर, अपना विचार को अपने मेरे कमेंट बॉक्स में रखेंगे, और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में अलग अलग अंदाज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।